components of a vector in 2 and 3 dimensions. केस हमने डिस्कस किया था वहां पर अगर पॉइंट P प्लेन के अंदर है और इसके कोऑर्डिनेट x और y है, P x y be any point in plane, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करके हमने इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ले लिया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ P xi प्लस yj। कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वेक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड है। x और y कोऑर्डिनेट्स के साथ i और j आपने यूज कर लिया, ये इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। i और j हटा दो, i और j अगर हटा दिया तो हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार 3 डायमेंशनल का केस है। हकीकत ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखाना पॉसिबल नहीं है। अगर यही पॉइंट प्लेन की बजाय स्पेस में आ जाए, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है इट विल बी xi प्लस yj प्लस zk। कोऑर्डिनेट्स के साथ i, j और k आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। i, j और k हटा दो कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड है। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर ही होता है। उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, टर्मिनल पॉइंट वो पॉइंट है जिसका कि वो पोजीशन वेक्टर है। P का पोजीशन वेक्टर आ गया। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, अगर इसको मैं वेक्टर कहता हूँ OP वेक्टर, तो हमने यहाँ से OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था लेंथ OP, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम यूज की थी। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ये OP आपके पास आया था x² प्लस y² और स्क्वायर रूट। पॉइंट दिया हुआ है P, x और y, दिस इज xi, दिस इज yj, डायरेक्टेड है xi एंड दिस इज yj। और यहाँ OP वेक्टर आपके पास ट्रायंगल ऑफ एडिशन से आ गया था xi प्लस yj। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ OP, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, दिस इज x, डिस्टेंस की बात करूं दिस इज y, x² प्लस y² और सारे का स्क्वायर रूट। व्हाट आर x एंड y? कोफिशिएंट ऑफ i एंड j। शायद 11th में आपने बातें सीखी होंगी फिजिक्स में। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, उस वेक्टर में i, j और k के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर, सम और स्क्वायर रूट उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर r है, इसको मैं r से रिप्रेजेंट कर दूं, r हमारे पास xi प्लस yj प्लस zk आ गया। इस r का जो मैग्नीट्यूड है, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेंथ OP, सारे नोटेशन सेम, सबका मीनिंग सेम है। इट इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² और सारे का कोऑर्डिनेट दिए हुए तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर भी अपने आप में एक वेक्टर होता है। अगर वेक्टर i, j और k के रूप में दिया हुआ है, अगर वेक्टर i, j और k के रूप में दिया हुआ है तो वहां से उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? उसके बाद आपके पास इसमें आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपने पिछले साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 11th में पढ़ा है। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला दो ही बातें थी 11th की कोऑर्डिनेट, इसमें जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उसमें सेम यहाँ पर है। वेक्टर्स के केस में हमारे पास सेक्शन फार्मूला क्या होगा? सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, और उसके बाद आपके पास आएगा मिड पॉइंट फार्मूला। किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर क्या होगा?
सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट which divides the join of point A having position vector small a and B having position vector small b in the ratio m:n internally. भाई कोई सेगमेंट ए बी दिया हुआ है, वेक्टर ए बी दिया हुआ है, इसका एंड पॉइंट ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए, दूसरा एंड पॉइंट बी पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी। ऐसा लिखते ही तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ओरिजिन है। ओरिजिन को जब पॉइंट ए से ज्वाइन कर रहे हो तो ओ ए जो वेक्टर है ना वो वेक्टर ए है। वेक्टर अगर मैंने लिख दिया इसका मतलब कहीं ना कहीं इनिशियल पॉइंट है, कहीं ना कहीं टर्मिनल पॉइंट है। तो इसका इनिशियल पॉइंट आपके पास क्या होगा, ओरिजिन। ओ ए जो वेक्टर है वो स्मॉल वेक्टर ए, ओ बी जो वेक्टर है वो वेक्टर बी। मुझे एक ऐसा पॉइंट सी, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है जो इसको m:n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, m:n। मीनिंग क्या हुआ, इस पॉइंट सी ने सेगमेंट ए बी के दो टुकड़े कर दिए, उन दोनों की लेंथ का रेशियो AC अपॉन CB इज इक्वल टू m/n। AC अपॉन CB, इसका मतलब यहां से क्या हुआ, AC इक्वल टू m/n टाइम्स ऑफ CB। AC जो लेंथ है वो CB लेंथ की m/n है। मैं इसको वेक्टर्स में चेंज कर रहा हूं, वेक्टर्स में। इसके बाद में लिखूंगा इम्प्लाइज वेक्टर AC इक्वल टू m/n टाइम्स ऑफ वेक्टर CB। क्या लिख सकते हैं यहां से मैंने ये लिख दिया, यहां से यहां आओगे, वापस आएंगे, रिजल्ट अपने आप टी हो जाएगा। मतलब अगर AC और CB की डायरेक्शन यहां से देखो, AC और CB तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर है। AC और CB लाइक पैरेलल वेक्टर हैं, लाइक पैरेलल वेक्टर हैं, और दोनों की लेंथ का रेशियो का मतलब है दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो m/n। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो m/n। अगर यहां से मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ AC मैंने ये लिख दिया, यहां से वापस अगर मैं यहाँ आना चाहूं तो आराम से आ सकता हूं। AC का मैग्नीट्यूड इक्वल टू m/n टाइम्स ऑफ वेक्टर CB का मैग्नीट्यूड। AC का मैग्नीट्यूड तो लेंथ AC आ गई, और यहां पर m/n का मैग्नीट्यूड स्केलर है, और n2 में वेक्टर CB का मैग्नीट्यूड। वेक्टर CB का मैग्नीट्यूड लेंथ CB आ गई। m/n रेशियो के कंपोनेंट है दोनों, m और n दोनों नेचुरल नंबर है, m और n। इसका मतलब m/n भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने की वजह से इसका मॉडुलस AC के इक्वल, यानी कि ये रिजल्ट मेरे पास था, यहां से मैंने ये रिजल्ट लिखा, नो प्रॉब्लम। ऐसा होगा फिगर से जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट C। अगर ये पॉइंट C एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है A, B और C, अब की बार पॉइंट जो C है इसका पोजीशन वेक्टर A दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, C इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, AC अपॉन CB इक्वल टू m/n। अगेन AC इक्वल टू m/n टाइम्स ऑफ CB। अगले स्टेप में मैं इसको लिखूंगा AC इक्वल टू माइनस m/n टाइम्स ऑफ CB। आप कहोगे ऐसा क्यों किया, माइनस क्यों आया? क्योंकि यहां जब डिवीजन एक्सटर्नल है, AC और CB डायरेक्शन अपोजिट है। AC और CB की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। AC और CB जो वेक्टर हैं वो अनलाइक पैरेलल वेक्टर हैं। अनलाइक पैरेलल वेक्टर होने की वजह से जो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल है वो स्केलर हमें नेगेटिव मिलेगा। कारण AC और CB की डायरेक्शन अपोजिट है इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन के केस में AC और CB दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ से ये रिजल्ट मैंने लिख दिया।
सी का पोजीशन वेक्टर मैं निकालना चाहता हूं, इसको मैंने स्मॉल सी एज्यूम कर लिया। जो पॉइंट सी हमारे पास है उसका पोजीशन वेक्टर मैंने स्मॉल सी अज्यूम कर लिया, जो मुझे निकालना है। यहां एक रिजल्ट मैंने कल बताया था, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। किसी भी वेक्टर की वैल्यू उसके एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स के रूप में। तो ए बी वेक्टर बताया था, टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर घटा दो, तो ए सी वैक्टर यहां से आएगा सी माइनस ए, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर इक्वल टू एम बाई एन टाइम्स ऑफ सी बी वेक्टर आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ये एन इधर आके मल्टीप्लाई हो गया सारे के साथ, एम सी माइनस एम ए एम बी माइनस एम टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। सी वाली टर्म एक तरफ ले आओ, ये माइनस का एम टाइम्स ऑफ सी इधर आ गया, एम सी प्लस में एम सी इक्वल टू एम बी प्लस का एम ए। ध्यान रखना ए बी और सी वेक्टर्स हैं, एम और एन स्केलर हैं, दोनों में से वेक्टर सी कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया एम प्लस एन, राइट साइड में एम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस एन टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ये एम प्लस एन जो यहां मल्टीप्लाई है वो राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास इस पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर आ गया, जो ए बी वेक्टर को ए बी इंटरनली एम इज टू एन में डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट सी जो ए बी वेक्टर को और ज्वाइन ऑफ ए एंड बी वेयर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन। मेथड वही है, 11th में आपने इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा था। अगर ये रेशियो m को इधर वाले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, n को इधर वाले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहां पॉइंट्स और उसके कोऑर्डिनेट्स थे, यहाँ पोजीशन वेक्टर इकट्ठा। m को इससे दूर जो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्लस n को इससे दूर जो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, अपॉन में m प्लस n। इसी प्रकार अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो ना, तो यहां से जो सी वेक्टर आपका आएगा वो होगा एम बी माइनस एम ए अपॉन में एम माइनस ए, एम टाइम्स ऑफ बी माइनस एन टाइम्स ऑफ ए अपॉन में एम माइनस ए। निकाल के देख लो, ए सी वेक्टर आ गया सी माइनस ए इक्वल टू माइनस एम अपॉन एन टाइम्स ऑफ सी बी हो गया बी माइनस सी। इस एम को इधर मल्टीप्लाई कर दो, n टाइम्स ऑफ वेक्टर c माइनस n टाइम्स ऑफ वेक्टर a इक्वल टू माइनस m टाइम्स ऑफ वेक्टर b, और माइनस माइनस हो गया प्लस m टाइम्स ऑफ वेक्टर c। c निकालना है, c वाली टर्म एक तरफ ले आओ, इस माइनस एम बी को लेफ्ट में लेके आ रहा हूं, प्लस एम बी हो गया, माइनस का एम ए है, राइट साइड में ये m टाइम्स ऑफ वेक्टर c एन सी परली तरफ जाके घटेगा, एम सी माइनस एन सी। इन दोनों में से c कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया m माइनस एन, इधर है एम बी माइनस एन ए इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ एम माइनस एन, वैक्टर सी यहीं पर एम माइनस एन नीचे आ जाएगा। ये सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो m इज टू n इंटरनली और एक्सटर्नली। इसके बाद आप मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमें अच्छी तरह पता है A और B का मिड पॉइंट A और B के बीच में मिलेगा, A B प्रोड्यूस पर नहीं मिलेगा मिड पॉइंट, तो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज होगा। इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन AC अपॉन सी बी इक्वल टू एम बाई एन इम्प्लाइज। यहीं से सी अगर मिड पॉइंट है तो दोनों कैंसिल, दोनों लेंथ सेम है, एम बाई एन इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एम बाई एन इक्वल टू 1, तो एम और एन दोनों आपस में इक्वल। जो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला है उसमें एम की जगह एन या एन की जगह एम पुट कर दो। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट m टाइम्स ऑफ वेक्टर b
एन को मैंने एम रख दिया, एम टाइम्स ऑफ वेक्टर ए अपॉन में एम, एन की जगह एम रख दिया, ऊपर से एम कॉमन आ गया, बी प्लस ए, नीचे 2m है, एम से एम कैंसिल, क्या है रिजल्ट, a प्लस बी अपॉन 2। किसी भी वेक्टर का मिड पॉइंट, ए बी कोई वेक्टर है, अगर उसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मिड पॉइंट का, तो एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करके, अगर ये C इस ए बी का मिड पॉइंट है तो C का पोजीशन वेक्टर आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अपॉन में 2, ए प्लस बी अपॉन, तो ये फॉर्मूला आपके पास इसमें रहेगा। ठीक है, ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इसका सेंट्रोइड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 3, व्हाट आर वेक्टर्स ए बी एंड सी, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी, वर्टेक्स जो ए है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल है, यही सेक्शन फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ट्राइंगल एबीसी, वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और जो वर्टेक्स सी हमारे पास उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। हमें इसका सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड। ए को डी से ज्वाइन करेंगे, हमें अच्छी तरह पता है कि सेंट्रोइड जो है वो प्रत्येक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मीडियन है ए डी, तो डी बी सी का मिड पॉइंट हो गया, अगर ए डी मीडियन है तो डी बी सी का मिड पॉइंट है, इसलिए इस डी का पोजीशन वेक्टर आ गया बी प्लस सी बाई 2। सेंट्रोइड इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे दूर जो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे दूर जो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर से, 2 को मल्टीप्लाई किया इससे बी प्लस सी, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा पॉइंट ए की पोजीशन वेक्टर से अपॉन में 2 + 1 3। सेंट्रोइड ट्राइंगल जो है अगर उसका सेंट्रोइड आपको निकालना है, सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, व्हाट आर वेक्टर ए बी एंड सी, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है इंट्रोडक्शन में ही, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, उसके बाद उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, इससे कुछ एक रिजल्ट्स और ड्राइव होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। पहले तो मैं डिफाइन कर रहा हूं कि क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद जब आपको कोई वेक्टर दिया हुआ होगा तो कैसे निकालोगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस, लास्ट में वो ट्रिक बता दी जाएगी, सीधा शॉर्ट। पहले डेफिनेशन देख लें, डेफिनेशन क्या होती है, और डेफिनेशन के बाद अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस कैसे निकलेंगे, वो सारा सब कुछ हमारे पास होगा। तो पहले इसमें हम डिफाइन करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। कोई भी वेक्टर आपको दिया हुआ होगा, लेट r इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck, बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है,
दिया हुआ वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल्स कहलाएंगे डायरेक्शन एंगल्स। एंगल्स विच द गिवन वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y and z axes are called direction angles। किसी भी वेक्टर द्वारा x, y और z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाए गए जो एंगल्स हैं, मैं 3 डायमेंशंस का केस ले रहा हूँ, 2 डायमेंशंस का केस हो सकता है प्लेन के अंदर, स्पेस के अंदर है तो 3 डायमेंशंस का केस हो जाएगा। किसी वेक्टर द्वारा x, y और z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाए हुए जो एंगल्स हैं वो एंगल्स कहलाएंगे डायरेक्शन एंगल। एंड कोसाइन ऑफ these direction angles are called direction cosines। जो वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं, किसी भी वेक्टर के जो डायरेक्शन एंगल्स हैं उनका कोसाइन डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। इफ अल्फा, बीटा एंड गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर आर, जो मैंने ऊपर लिया हुआ है, देन cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of vector r। किसी भी वेक्टर द्वारा x, y और z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाए हुए एंगल्स के कोसाइन की वैल्यू, किसी भी वेक्टर द्वारा x, y और z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाए हुए एंगल्स के कोसाइन की वैल्यू डायरेक्शन कोसाइंस। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। एक्चुअल में जो x एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। एक्स एक्सिस हमारे पास ये कैसे, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई और जेड दोनों के परपेंडिकुलर आउटवर्ड परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज आउटवर्ड परपेंडिकुलर, और इनवर्ड ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। अब क्योंकि इस डायरेक्शन को इस प्रकार ब्लैक बोर्ड के ऊपर तो नहीं दिखा सकते, इसीलिए मैंने इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोई भी वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये वेक्टर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट ए बी और सी है। मैंने ले लिया सपोज ये हमारे पास ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर, ये ओपी जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल। ओपी वेक्टर ओपी द्वारा एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ बनाए हुए एंगल्स के कोसाइन की वैल्यू डायरेक्शन कोसाइंस। मैं एक रिजल्ट छोटा सा यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम तो आगे पढ़ेंगे। आपने 11th में फिजिक्स में स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा होगा। स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। आई थिंक ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट।
स्केलर प्रोडक्ट निकालने का तरीका पढ़ा होगा अगर वेक्टर आई जे और के रूप में दिए हुए। हम वेरियस रिजल्ट्स और पढ़ेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी, सारा सब कुछ। डॉट प्रोडक्ट निकालने का मेथड आपने पढ़ा होगा 11th फिजिक्स में। आई जे और के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। मैं एक्चुअल में इन डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इसके लिए मुझे इस डॉट प्रोडक्ट के, स्केलर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। यहां से कोस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कोस थीटा की वैल्यू आ गई ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस रिजल्ट को मैं यूज करूंगा। अल्फा जो एंगल है ना, अल्फा एंगल, वो इस वेक्टर आर और एक्स एक्सिस के बीच का है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये है ओ एक्स, इसके अलोंग वेक्टर होता है आई कैप। आई कैप की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब वेक्टर ओपी, वेक्टर आर और आई कैप दोनों के बीच का एंगल अल्फा हो गया। आर और आई कैप के बीच का एंगल अल्फा, कोस अल्फा। आर डॉट आई कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। आर मेरे पास है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास आएगा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको बता दिया। आई जे और के जो कोफिशिएंट उनका स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। आई कैप यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। आर इसका डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ निकालना है। आई कैप ऊपर आर डॉट आई कैप है। आई कैप का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। आई कैप जो वेक्टर है, जो कि यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, उसमें जे और के का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के साथ, के का कोफिशिएंट के साथ। आई का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है, यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे ए आ गया। जे का कोफिशिएंट यहाँ पर बी, यहाँ पर 0, प्रोडक्ट 0। के का कोफिशिएंट सी और 0 0। ऊपर ए आ रहा है, नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कोस अल्फा आ गया। किसकी वैल्यू आ गई? कोस अल्फा। इसी प्रकार अब मैं निकाल रहा हूं कोस बीटा। व्हाट इज कोस बीटा? बीटा एंगल किस किस के बीच का? वेक्टर आर और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। भाई मेरे पास जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाला जा सकता है। तो वाई एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर है जे कैप। ये वेक्टर जे कैप और ये वेक्टर आर, दिस इज आर एंड दिस इज जे कैप। दोनों के बीच का एंगल बीटा, वही फॉर्मूला कोस बीटा आर डॉट जे मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे। आर डॉट जे, आर की वैल्यू ए आई प्लस बी जे प्लस सी की। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ? जे के साथ। जे का मतलब जे जो वेक्टर है उसमें आई और के कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। 0 आई प्लस जे प्लस 0 के डिवाइडेड बाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जे का मैग्नीट्यूड 1। आई का कोफिशिएंट ए यहाँ पर 0, मल्टीप्लाई करोगे 0। जे का कोफिशिएंट यहाँ पर बी, यहाँ पर 1, मल्टीप्लाई करेंगे बी। के का कोफिशिएंट यहाँ पर सी, यहाँ पर 0। तो ऊपर जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो आ गया बी और अपॉन में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली जो हमारे पास कोस गामा आएगा, कोस गामा, इट विल बी सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहला जो डायरेक्शन कोसाइन, एंगल नहीं दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन आप दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो
उस वेक्टर द्वारा एक्स वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के साथ बने हुए एंगल्स दिए हुए हों कि भाई ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ 45 और जेड एक्सिस के साथ 120, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालो। या फिर आपको आई जे और के की फॉर्म में वेक्टर दिया हुआ होगा, वहां से पहला डायरेक्शन कोसाइन आया, आई के कोफिशिएंट को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी कि अब फॉर्मूले पर आ गया। ये सारी सब कुछ डिस्कस करने के बाद फॉर्मूला आई जे और के रूप में अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है, आई के कोफिशिएंट को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जे के कोफिशिएंट को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन के कोफिशिएंट को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं हम इनको जर्नली एल एम और एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एल एम और एन। एल हमारे पास क्या है, उस वेक्टर द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल और उसका कोसाइन, एल इक्वल टू कोस एल्फा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम कोस बीटा बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन कोस गामा सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एल एम और एन। ये हमारे पास इस वेक्टर आर के डायरेक्शन कोसाइन आ गए। फिर एक बार रिपीट कर दूं, डायरेक्शन कोसाइंस दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, या तो आपको उसके अंदर वेक्टर आर दिया हुआ हो, या उस वेक्टर आर द्वारा एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ बनाए हुए एंगल्स दिए हुए। तो दोनों केसेस में हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल पाएंगे। एक दो प्रॉपर्टी हैं, सबसे मेन प्रॉपर्टी डायरेक्शन कोसाइंस की, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1। sum of squares of direction cosines of a vector is always equal to 1। चेक कर लो, यानी कि L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर 1 आएगा। वैल्यू पुट करूंगा मैं, L हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M ये M है, इसका स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, N इसका स्क्वायर करेंगे, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल, इक्वल टू। यानी कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1, यूनिवर्सल ट्रूथ। एक नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बढ़ जाता है यहां पर, आपसे ये कहेगा कैन क्या ये दिए हुए 3 एंगल किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल हो सकते हैं? क्या मुझे कोई ऐसा वेक्टर मिल सकता है जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा? नहीं पता वैसे तो, इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। इन एंगल्स के कोसाइन निकालो, इन एंगल्स के कोसाइन निकालो और उनका स्क्वायर और सम निकालो, 1 तो आ जाता है। तो हमारा आंसर यस है कि डेफिनेटली एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा, और इनके कोसाइंस के स्क्वायर का सम अगर 1 नहीं आ रहा तो हमारा आंसर नो, देयर विल बी नो वेक्टर मेकिंग एंगल्स दिस दिस एंड दिस विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इसमें। कोस
60 1/2 L आ गया, m √3/2 और n आ गया cos π/4 1/√2। इसका स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 3/4, इसका स्क्वायर 1/2। L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 3/2 नॉट इक्वल टू 1। L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3/2 है, 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं मिलेगा जो x, y और z एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा। दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमेशा 1 होगा। 2 क्वेश्चन पूछ लेगा यहां से आपसे इसी रिजल्ट से रिलेटेड। इफ अल्फा बीटा एंड गामा, alpha, beta and gamma are the direction angles, then find the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। इसकी वैल्यू निकालो। और दूसरी तरफ आपसे कह देगा cos 2 alpha प्लस cos 2 beta प्लस cos 2 gamma की वैल्यू निकालो। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन। ये सम 1 होता है, ये तो प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी।